Now let's talk about jobs, specifically the job market in India. The last few years have been challenging. सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल जाएगा। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। इस लैपटॉप के सामने बैठा ये युवा भारत के उन करोड़ों युवाओं में से एक है जो पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इनको एक 4th ग्रेड की एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ रहा है। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी पीएचडी कर रखी है। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। जिस युवा को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमबीबीएस करने के बाद लोगों की जान बचाना चाहते थे, लेकिन 1,34,145 डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं। इंडिया में 90% ग्रेजुएट स्टूडेंट और 40% एमएस/एमडी डॉक्टर बेरोजगार हैं। और शायद जानकर आप हैरान हो कि जिनको अभी आप देख रहे हैं, इन्होंने एमटेक कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके ये अपनी जॉब के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। बीटेक के विषय में निजी क्षेत्र का कहना यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अधिकांश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमारे देश में युवा पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद भी 4th ग्रेड की परीक्षाएं दे रहे हैं? क्यों एमबीबीएस जैसी डिग्री करने के बाद बेरोजगार है? और क्यों एमटेक जैसी इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी उनको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रहा है? ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो आइए आज की डॉक्यूमेंट्री में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्यों बने, कौन इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, हालात और ज्यादा बदतर होंगे या फिर इसका निकट भविष्य में कोई समाधान निकाला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात है सितंबर 2025 की। तब राजस्थान में 19, 20 और 21 सितंबर को 4th ग्रेड की एक एग्जाम आयोजित हुई। और आप शायद यकीन नहीं करें, इस 4th ग्रेड की एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट करा उनकी संख्या थी 25 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 25 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा तो कितने लोगों की वैकेंसी होगी। ये जो एग्जाम होल्ड हुई वो तकरीबन 54,000 पोस्ट के लिए होल्ड हुई थी। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो 45 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट होना है। यहाँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस 4th ग्रेड की एग्जाम के लिए ये 25 लाख युवा शिरकत कर रहे थे, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास थी। लेकिन जानकर शायद आपको हैरानी हो कि इसमें 18 लाख से ज्यादा युवा ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा पीएचडी, एमबीबीएस, एमटेक, बीटेक और बहुत सारे डिप्लोमाज कर रखे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद क्यों हमारे हिंदुस्तान का युवा एक 4th ग्रेड की एग्जाम देने के लिए मजबूर हुआ? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट जॉब पर निर्भरता। हमारी सोसाइटी, हमारे घर परिवार का जो परिवेश है वो इस तरीके का है कि हमको हर कोई ये पूछता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कब लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को एक ऐसी जॉब माना जाता है कि जिसमें आपका फ्यूचर बगैर टेंशन के सिक्योर हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट जॉब युवा इसलिए भी हथियाना चाहते हैं कि उनमें सैलरी के अलावा ऊपर इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है। इसी गवर्नमेंट जॉब पर निर्भरता की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। दरअसल में होता क्या है कि जिस गवर्नमेंट जॉब पर हम निर्भर हैं, उन गवर्नमेंट जॉब के हालात ये है कि जो वैकेंसीज निकलती है वो बहुत देरी से निकलती है। शायद आप यकीन नहीं करें, राजस्थान में जिस 4th ग्रेड के एग्जाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भर्ती कितने सालों बाद आयोजित हुई होगी। आप सोच रहे होंगे 2 साल, 5 साल या 10 साल। जी नहीं, पूरे 20 साल बाद राजस्थान में ये परीक्षा आयोजित हुई है। अब वैकेंसीज में इस देरी को मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करके बताता हूँ कि होता क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 2.8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो पर ईयर मैट्रिक पास करके आगे निकलते हैं। और इसके अलावा अगर 1-2 रिपोर्ट्स को और देखा जाए तो इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक पास करके फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो आप यूं समझिए तकरीबन 3.3 करोड़ युवा पर ईयर मैट्रिक या उससे आगे निकल जाते हैं। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि आगे क्या हालात हुए होंगे कि 3 से 4 साल निकलने के बाद कितने युवा हैं जो बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जितनी भी
मोटी मोटी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अगर आप IIT की बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 15 लाख सीटें पर ईयर होती है। इसके अलावा अगर मैं MBBS की बात करूं तो हमारे देश में तकरीबन 1.5 लाख सीट्स पर ईयर MBBS की होती हैं, और इनमें ITI को भी अगर शामिल कर लिया जाए, तो ITI से मेरा मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है, तो इनकी तकरीबन 25 लाख सीट्स पर ईयर होती है। उनमें से भी तकरीबन 50% सीटें तो खाली रहती है, और इन सबको भी अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन 41 लाख सीटें पर ईयर आती है। अब आप अगर इनको 3.25 लाख में से डिडक्ट कर दो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पर युवा बेरोजगार रह जाते हैं। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। तो वैकेंसीज में देरी होना एक अलग बात है। अब आपने अगर वैकेंसीज आ गई, फॉर्म फिल कर दिया और आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिए, लेकिन सुनकर आपको झटका लग सकता है कि फिर एग्जाम होल्ड होने में ही देरी हो जाती है। बहुत बार तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए ये एग्जाम होल्ड कई महीने या फिर सालों आगे खिसक जाती है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, आप मन मार कर तैयारी करते रहते हैं, भले ही आपके सर्कमस्टेंसेस उस तरीके के नहीं हैं। जब परीक्षा पास आती है तो आप जैसे तैसे जुगाड़ करके दूर दराज में आपको सेंटर मिलता है, वहां पर आप पहुंच भी जाते हैं। कई बार परीक्षा देने से पहले या कई बार परीक्षा देकर जैसे ही आप पेपर हॉल से बाहर आए और आपने न्यूज चेक की तो पता लगा कि आपने जिस एग्जाम के लिए सालों तैयारी की, उस एग्जाम का पेपर आउट हो गया। देश में आजकल अचानक सब कुछ लीक होने लगा है। चुनाव की तारीख लीक हो गई, फेसबुक का डेटा लीक होने की खबरें आने लगी, अब SSC के पेपर भी लीक होने की जानकारी मिली। और इससे भी गंदा खेल तो तब शुरू होता है कि कई बार अगर पेपर आउट होने की वजह से एग्जाम रद्द भी नहीं होती तो वो भर्ती फिर कोर्ट में चले जाती है। और कोर्ट का मसला आप जानते हैं कि बहुत बार कोर्ट में भर्तियां इतने लंबे समय तक लंबित हो जाती है कि आपके इंतजार करते करते आपके सर के बाल उड़ने लगते हैं या फिर सफेद होने लगते हैं। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। यहाँ तक आते आते आप ये समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब पर निर्भरता की वजह से किस तरीके से एक रोड मैप तैयार होता है, और उस रोड मैप की वजह से आपके सालों साल खराब होते जाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री में पहले मैंने आपके सामने इंजीनियरिंग की बात रखी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में एस्पिरेंट माइंड्स की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार हिंदुस्तान में जो युवा पर ईयर बीटेक करके निकलते हैं उनमें से 60% युवा ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप भी नहीं करते। और एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया ये है कि जितने भी युवा बीटेक करके निकलते हैं उनमें से मात्र 3% युवा ऐसे हैं जो डाटा साइंस, AI या फिर लर्निंग बेसिस पे काम करते हैं। बाकियों के पास सिर्फ डिग्री होती है, स्किल्स के नाम पे वो जीरो रहते हैं। और एक रिपोर्ट की माने जाए तो तकरीबन 80% जो बीटेक धारी होते हैं वो अनएम्प्लॉयबल ही रह जाते हैं। अब हमारे पास मौका है कि लगे ही हाथ हम डॉक्टर्स को देख लेते हैं। तो देखिए, एक जमाना हुआ करता था तब हिंदुस्तान में नीट क्लियर करने में एस्पिरेंट होते थे, उनके पसीने छूटते थे, और बहुत ही हाई क्लास तैयारी वाले या बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे ही नीट क्लियर कर पाते थे। लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जो बच्चे नीट का पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं उनमें से बहुत सारे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डोनेशन देकर तो कई अबोर्ड से MBBS की डिग्री पैसे लेकर के ले आते हैं। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि स्किल के नाम पर और एक्सपीरियंस के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं रहता। बगैर एक्सपीरियंस के ली गई इस डिग्री के बेस पर वो अच्छा कर नहीं पाते, और उनको जो सैलरी मिलती है वो तकरीबन 20 से 30 हजार मिलती है, जो कि एक पियोन की सैलरी के बराबर होती है। इस तरीके से फिर कई डिग्री धारक बेरोजगार ही रह जाते हैं। ये आज की डॉक्यूमेंट्री में आगे हम बात करते हैं कि कैसे आखिरकार हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के जो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए उनको ओवरकम करा जा सकता है, या फिर उनका निकट भविष्य में क्या समाधान लाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली जरूरी है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। मेरे कहने का मतलब, हमारे एजुकेशन में थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इसको अगर स्किल बेस करा जाए, कुछ युवाओं को कुछ ऐसा सिखाया जाए ताकि वो डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल के रूप में कुछ अच्छा सीख करके निकले। इसके अलावा स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान चूंकि गाँव का देश है, यहाँ पर बहुत बार गाँव से निकले युवा इन चीजों से बहुत दूर रह जाते हैं। इसलिए अगर छोटे उद्योगों को गाँवों तक बढ़ाया जाए तो उनको सीखने को मिल सकता है, उनको रोजगार मिल सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ सकती है। इसके अलावा जिस गवर्नमेंट जॉब की निर्भरता की मैं बात कर रहा था, वो भर्ती प्रक्रिया थोड़ी तेज हो और पारदर्शी हो। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना रहेगा किस तरीके से जो पोस्ट निकलती है उन पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो और वो पारदर्शी हो, ताकि
जो युवा सालों की मेहनत करते हैं उनको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करे जाए ताकि हिंदुस्तान के हर घर में रहने वाली गृहिणी भी, उसके पास एक रोजगार हो, वो दिन भर में कुछ ऐसा काम कर सके और अपनी आमदनी के रूप में कुछ पैसे कमा सके, ताकि उसको ये लगे कि मैं कुछ इस स्किल पे काम करके अपना घर चला सकती हूँ। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री में यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मैं बनाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।